नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं भारतीय एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में आज का जो टॉपिक होगा वो होगा इंडियन माउंटेन्स। ठीक है, तो आप लोग ये क्लास जो है शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे डायग्राम बनाया हूँ, और कौन सा पर्वत जो है कहाँ है, किस राज्य में है, उसकी ऊंची चोटी का नाम क्या है, ये आपको आज समझना है, देखना है, याद करना है। ठीक है, तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं ट्रांस हिमालय के बारे में। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे हिमालय के बारे में। ठीक है, हिमालय को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है समय के अनुसार जो उसकी उत्पत्ति हुई है। सबसे पहले महान हिमालय, फिर उसके बाद मध्य हिमालय और उसके बाद शिवालिक हिमालय। कम से कम देखा 4 टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। तो उसके बाद हम लोग अरावली पर्वत, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि वनडे की एग्जाम लीजिए या पीसीएस एग्जाम लीजिए, यूपीएससी एग्जाम ले लीजिए, पर्वत से, माउंटेन से क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं दोस्त। इसलिए इस टॉपिक को आप लोग बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा। आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा पर्वत से, यदि आप मेरा वीडियो, ठीक है, आप शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं, भारत में जो पर्वत और पहाड़ का जो परसेंटेज है इस कैटेगरी में बताया गया है। 11% जो है भारत में वो है पर्वत, 18% जो है वो है पहाड़। ठीक है, 28% क्या है, 28% है पठार, प्लेटो। वह 43% जो है दोस्त वो क्या है, मैदान। इसको भी आपको याद रखना है। अधिक क्वेश्चन पूछता है भारत के भूमि से देखा जाए भारत में कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत जो है पर्वत है, क्या बोलेंगे, 11%। पहाड़ 18%, पठार 28% और मैदान 43%। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे पर्वत और पहाड़ में क्या अंतर है, पठार और मैदान में क्या अंतर है। इसको थोड़ा समझ लेते हैं, बिल्कुल आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैंने सारी चीज़ें जो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ पहले ही, टाइम कम लगे और ज़्यादा समझ में आ जाए आपको। ठीक है, तो ये हो गया मैदान, ये हो गया मैदान। इसके थोड़ा सा ऊपर उठेगा ये हो जाएगा पठार, इसके और ऊपर थोड़ा उठेगा ये हो जाएगा पहाड़, इससे थोड़ा और ऊपर उठेगा ये हो जाएगा पर्वत। अब ये है पर्वत। ठीक है, तो पर्वत की यहाँ पहले हम देखेंगे 0 मीटर से लेकर लगभग जो है ये समतल एरिया जो है ये मैदान कहलाएगा। अब इसके ऊपर में 300 मीटर तक जिसकी हाइट होगा, ऊंचाई होगा, वो हो जाएगा पठार। अब जिसकी हाइट 1000 मीटर तक होगा, 1000 मीटर तक होगा, वो हो जाएगा पहाड़। और जिसकी हाइट 1000 से लेकर ऊपर होते जाएगा अनलिमिटेड तक, 12000 मीटर, 15000 मीटर, वो कहलाएगा पर्वत। वो क्या कहलाएगा, पर्वत। समझ में आया, पर्वत, पठार, मैदान किसे कहते हैं। चलिए ठीक है, अब उसके बाद आगे हम बोलेंगे, आगे बात होगा कि पर्वत जो है 4 प्रकार के होते हैं। पर्वत कितने प्रकार के होते हैं दोस्त, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन, वलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत जिसको भ्रंश पर्वत भी बोलते हैं, ज्वालामुखी पर्वत और अवशिष्ट पर्वत। पर्वत कितने प्रकार के होते हैं दोस्त, 4 प्रकार। कौन कौन, फिर रिपीट करता हूं, वलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत, अवशिष्ट पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। यदि यहीं से क्वेश्चन पूछ लेता है, निम्नलिखित में से कौन वलित पर्वत है, निम्नलिखित में से कौन सा वलित पर्वत है। एग्जाम्पल्स जो ऑप्शन देते हैं, 4 ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन देंगे एंडीज पर्वत, ऑप्शन देंगे वासेज पर्वत, विंध्याचल पर्वत और राजमहल पर्वत। 4 पर्वत है। इसमें से कौन सा वलित पर्वत है, तो याद रखिएगा एटलस पर्वत एक वलित पर्वत है। अब आपको कैसे पता चलेगा कौन सा वलित पर्वत है, कौन सा ब्लॉक पर्वत है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। अब प्रश्न है कि वलित पर्वत का निर्माण कैसे होता है, अब ब्लॉक पर्वत का निर्माण कैसे होता है, ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण कैसे होता है, अवशिष्ट पर्वत का निर्माण कैसे होता है। तो इस यहाँ भी थोड़ा एक लाइन में एक लाइन आप समझते चले जाइए। एग्जाम्पल्स भी आपको मैं दूंगा, कौन कौन पर्वत वलित पर्वत है, कौन ब्लॉक पर्वत है। ठीक है, सबसे पहले आप वलित पर्वत के एग्जाम्पल्स लिखिए। आप वलित पर्वत जो है 1-2 एग्जाम्पल्स लिखिए। जैसे आप बोलेंगे एटलस, हिमालय, ये हिमालय, एटलस, हिमालय, रॉकी, एंडीज, ये क्या है, एक वलित पर्वत है। क्या है, वलित पर्वत है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख ही देता हूँ जो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। रॉकी, एटलस, हिमालय, रॉकी, उसके बाद लिख लीजिए आप एंडीज, ये है वलित पर्वत। ठीक है, अब जैसे आपको पता है कि वलित पर्वत का निर्माण कैसे होता है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। 2 प्लेट है, 2 प्लेट है। अब 2 प्लेट जो है एक दूसरे के करीब आएगा करीब, और बीच में जो है
बिल्कुल यहाँ पे जो है गैपिंग है यहाँ पे। अब गैपिंग है यहाँ पे, जब दो प्लेट दूसरे के आएंगे, बीच वाला पार्ट्स क्या होगा, धीरे धीरे हजारों लाखों साल के बाद जो है क्या होंगे, धीरे धीरे इसमें आंतरिक बल पड़ेगा। आंतरिक जब बल पड़ेगा अंदर से, और धीरे धीरे ऊपर की ओर उठेगा। ठीक है, जब ऊपर की ओर उठेगा इस रूप में, ये ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा वोलित पर्वत। क्या हो जाएगा, ये वोलित पर्वत। तो जर्मनी के एक कोवर थे, भूगोल शास्त्री थे, बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने कहा कि हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है वो भूसैनिक आधार पे हुई है। हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है वो क्या कहा उन्होंने, भूसैनिक आधार पे हुई है। तो भूसैनिक का मतलब क्या हुआ, भूसैनिक का मतलब हुआ पर्वतों का पालना, पर्वतों का पालना। अब पर्वतों का पालना का मतलब क्या हुआ, कोई भी वलित पर्वत का निर्माण तभी हो सकता है, किसी भी वलित पर्वत का निर्माण, चाहे वर्ल्ड में कोई भी वलित पर्वत हो। जैसे हम बात करते हैं हिमालय पर्वत की बात करते हैं, हिमालय पर्वत की निर्माण जो हुआ है, ये है पृथ्वी आपका। इस पृथ्वी के बीच में एक सागर हुआ करता था, इस सागर का नाम है तेथिस सागर। कौन सा सागर दोस्त, तेथिस सागर। अब तेथिस सागर में जो है, इधर वाला जो प्लेटें देख रहे हैं, ये है यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट रूस वाली प्लेट, और नीचे है आपका इंडियन प्लेट, इंडियन प्लेट भारत की प्लेट। ठीक है, तो ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के करीब आएंगे, करीब आएंगे। अब यहाँ तेथिस सागर जो है, जो रशियन प्लेट है, यहाँ जो नदी पहले होती थी, इस नदी का पानी इसी में गिरेगा। इंडियन प्लेट का पानी जो है, इंडियन प्लेट में जो नदी है, इसका पानी यहीं पे गिरेगा। अब धीरे धीरे साथ में मलबा आएंगे, पत्थर आएंगे, रॉक्स आएंगे, और यहाँ पे जो भी आएंगे धीरे धीरे यहाँ पे क्या हो जाएगा, चट्टान बनेगा। अब साथ आएंगे, ये धीरे धीरे चट्टान बनेगा। अब दोनों प्लेट एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, हजारों लाखों करोड़ों साल के बाद जो है ये धीरे धीरे जो है इस रूप में था और इस उठते हुए चले जाएगा। ये क्या कहलाएगा, वलित पर्वत, यही था। हाँ, एक बार क्वेश्चन यहाँ पे पूछता भी है, आज जहाँ हिमालय है वहाँ पहले कौन सा सागर हुआ करता था। आज जहाँ हिमालय है देख रहे हैं, वहाँ पहले तेथिस सागर हुआ करता था। ये भी क्वेश्चन लिख लीजिएगा, ये भी नोट कीजिए आप। आज जहाँ हिमालय है वहाँ पहले तेथिस सागर हुआ करता था। अब आइए हम बात करेंगे ब्लॉक पर्वत के बारे में। किसके बारे में, ब्लॉक पर्वत के बारे में, जिसको बोलते हैं भ्रंश पर्वत भी बोलते हैं, ब्लॉक पर्वत। इसके एक दो एग्जाम्पल्स लिखिए आप पहले, जैसे कि विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत, सतपुरा पर्वत, विंध्याचल पर्वत, सतपुरा पर्वत। एक पर्वत और है जर्मनी में, वासेस पर्वत। ये एग्जाम्पल्स ब्लॉक पर्वत का। ठीक है, यहाँ पे कहा जाता है जब दो, वहाँ पे तो वलित पर्वत में क्या था, दो प्लेटें एक दूसरे के करीब आया, जिसको अभिसारी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अपसारी की प्रक्रिया होगी, यहाँ होगा अपसारी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब मान लीजिए दो प्लेट है, ठीक है, ये दो प्लेट है ना, ये यहाँ पे एक दूसरे के दूर होते चला जाएगा, ये दूर हो गया ना, तो यहाँ पे जो पर्वत का निर्माण होगा इस स्थान पे, वो हो जाएगा ब्लॉक पर्वत। एक कंडीशन और समझिए यहाँ पे, मान चलिए पूरी तरह से एक प्लेट है, ठीक है, अब ये बीच वाला पार्ट जो धीरे धीरे जो है ये नीचे की ओर धंस जाए। ठीक है, समतल एरिया है, मान लो मैदानी क्षेत्र है, जमीन भूभाग है, और बीच वाला पार्ट धीरे धीरे धंसते हुए चले जाए। ये ऊपर वाला पार्ट तो उठ गया ना, देखिए इधर भी उठ गया, इधर भी उठ गया, ये क्या ब्लॉक हो गया, और बीच में क्या बन गया, भ्रंश घाटी बन गया, भ्रंश घाटी, इसको बोलेंगे भ्रंश घाटी, इसको रिफ्ट वैली बोलते हैं इंग्लिश में, रिफ्ट वैली। ठीक है, तो यहाँ नर्मदा नदी और ताप्ती नदी आप देखे होंगे, ठीक है, देखे नहीं, मतलब नर्मदा नदी और ताप्ती नदी जो है रिफ्ट वैली भ्रंश घाटी होते हुए बहती है, जो मध्य प्रदेश में इसका निर्माण होगा। अब हम बात करें हम लोग भ्रंश वो एक पर्वत और लेते हैं यहाँ पे, ज्वालामुखी पर्वत, सॉरी ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत के एग्जाम्पल से हम लेते हैं एकांगुआ, एकांगुआ, उसके बाद करेंगे कोटापेक्सी, कोटापेक्सी, किलिमंजारो, किलिमंजारो, वही हम लोग देखेंगे म्यांमार में माउंट पोपुआ, माउंट पोपुआ, ये सब क्या था, ज्वालामुखी पर्वत का एग्जाम्पल्स है। ठीक है, अब बात करेंगे अवशिष्ट पर्वत के बारे में। अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट पर्वत ले लीजिए आप, अरावली पर्वत, अरावली पर्वत, अरावली पर्वत, नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी पर्वत,
तो ये सारे पर्वत जो हैं, कैसे, एक और लीजिए आप अपलेशियन पर्वत, अपलेशियन पर्वत जो अमेरिका में है, ये सब क्या है, अवशिष्ट पर्वत है। आपको याद रखना, अवशिष्ट पर्वत को समझ लीजिए थोड़ा सा। जो अरावली पर्वत जो है, यह एक वलित पर्वत के रूप में 50 करोड़ वर्ष पहले इनकी उत्पत्ति हुई थी, उत्थान हुआ था। अरावली पर 50 करोड़ वर्ष पहले वलित पर्वत की तरह ही था, वलित पर्वत की तरह ही था। और धीरे धीरे इसमें क्या हो गया, अपरदन की प्रक्रिया होने लगी। अपरदन का मतलब क्या होता है, जब यहाँ टूट फूट के जो है, यहाँ एक स्थान दूसरे स्थान मिट्टी मलबा चले जाते हैं, उसको अपरदन करते हैं। अब इसकी हाइट बहुत अधिक थी हाइट, और धीरे धीरे हाइट इसकी घटती चली गई। जो अवशेष पार्ट्स बचता है, अवशेष पार्ट्स, उसी को बोलते हैं अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट पर्वत। अब आइए वन बाय वन करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, ठीक है। अब ट्रांस हिमालय को दूसरा नाम, ट्रांस हिमालय जो है, अब यहाँ भी थोड़ा एक चैलेंज आपके लिए, ट्रांस हिमालय क्या होता है, हिमालय और ट्रांस हिमालय में क्या अंतर है। सबसे पहले जो है, हिमालय की उत्पत्ति से पहले जो है ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ था। ध्यान दीजिएगा दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रांस हिमालय और हिमालय में क्या अंतर है, कंफ्यूज मत होइए, मैं भी कंफ्यूज हो जाता था, लेकिन अब कंफ्यूज नहीं हूँ, मैं समझ लिया चीज़ों को, आप भी समझिए। सबसे पहले ट्रांस हिमालय बना, फिर करोड़ों साल के बाद जो है वो हिमालय का निर्माण हुआ, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो ट्रांस मतलब है पार, हिमालय के पार जो हिमालय है उसको ट्रांस हिमालय कहते हैं। वहाँ ट्रांस हिमालय का जो निर्माण हुआ है, 3 रेंज, 3 श्रेणी, 1 2 3। सबसे ऊपर में हम देखेंगे काराकोरम, अब बीच में देख रहे हैं लद्दाख, और नीचे है जास्कर। ये तीनों पर्वत को मिलाकर बोलते हैं ट्रांस हिमालय। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, तीनों पर्वत को मिलाकर, तीनों रेंज को मिलाकर क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालय। यहाँ पे लिखा हूँ काराकोरम, जिसको हम लोग कृष्णागिरी भी कहते हैं, कृष्णा पर्वत भी बोलते हैं काराकोरम को। लद्दाख पर्वत को जो है, लद्दाख पर्वत को यहाँ पे एक नाम भी दिया गया है, जो तिब्बत में लद्दाख पर्वत को जो है तिब्बत में कहा जाता है कैलाश पर्वत, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद जास्कर, वहाँ पे लिखा हूँ काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, इस तीनों पर्वत को मिलाकर क्या कहा गया, ट्रांस हिमालय। अब देखिए क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, कैसे पूछता है, ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। तो याद रखिए, ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है K2, जिसकी हाइट है 8611 मीटर। इसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है, क्योंकि जो ये ट्रांस हिमालय की खोज देखा जाए किसने किया था, गॉडविन ऑस्टिन के द्वारा किया गया था, गॉडविन ऑस्टिन के द्वारा खोज किया गया था, इसलिए जो है गॉडविन ऑस्टिन भी इसको कहा जाता है K2, मतलब काराकोरम 2। तो किसकी, ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम K2 है। यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। ट्रांस हिमालय को जो है गॉडविन पर्वत भी या गोरीनंदा पर्वत भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा आप लोग, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करेंगे कि यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट कितनी है, 8611 मीटर, 8611 मीटर। आगे देखेंगे यहाँ पे K1 है, जैसे K2 K1 आपने देखा, पीओके क्षेत्र में है, स्थित है। ये भी जो है कहाँ पे था, ये पीओके क्षेत्र में। K2 का है पीओके क्षेत्र, इस मैप को देखिए आप, ये है पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। K2 भी कहाँ है, K2 कहाँ है, पीओके क्षेत्र में है। यहां आप देखिए काराकोरम, यहां पे इस मैप को देखिए, इस डायग्राम को देखिएगा, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, 3 है। ये तीनों जो रेंज है, इस तीनों को मिलाकर क्या बोला, ट्रांस हिमालय कहा गया। क्या कहा गया, ट्रांस हिमालय कहा गया। अब लद्दाख पर्वत की जो ऊंची चोटी है उसका नाम है राकापोसी, तीव्र ढाल वाली चोटी है ये राकापोसी। क्वेश्चन पूछता है विश्व की सबसे अधिक तीव्र ढाल वाली चोटी के नाम बताइए, राकापोसी, जिसकी हाइट है 7788 मीटर। वहीं नीचे है जास्कर, ठीक है। अब जास्कर जो देख रहे हैं, जास्कर की ऊंची चोटी है नागा पर्वत, जास्कर है। अब तीनों पर्वत को मैंने कहा क्या है, ये ट्रांस हिमालय है। अब यहाँ पे देखेंगे लद्दाख और जास्कर के बीचों बीच एक नदी निकलती है, नदी बहती है, उस नदी का नाम है सिंधु नदी। और ये कहाँ से निकलती है, तिब्बत की मानसरोवर से निकलती है एक नदी, सिंधु नदी। और सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर होते हुए, पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में गिरती है।
अब यहाँ पे बड़े बड़े ग्लेशियर हैं दोस्त, इस रेंज में, काराकोरम रेंज में यहाँ बड़े बड़े ग्लेशियर हैं। उस ग्लेशियर का भी नाम याद रखना है साइज के आधार पे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे उस ग्लेशियर का नाम। सबसे पहले देखेंगे हम लोग सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे बलटोरा ग्लेशियर और हिस्पर, और लास्ट में देखेंगे बैफो ग्लेशियर। यहाँ पे लिख रहा हूँ, याद रखिएगा। सबसे बड़ा ग्लेशियर क्या नाम है? सियाचिन। उससे छोटा ग्लेशियर का नाम है आपका, ठीक है, बलटोरा ग्लेशियर। उसके नीचे है से छोटा है हिस्पर। अब इससे भी छोटा है, उसका नाम है बैफो। इससे भी छोटा छोटा ग्लेशियर बहुत है, 4 ग्लेशियर आपको याद रखना है, बैफो, ठीक है। इस बात ओके। एक बात और याद रखिए, जो K1 है इसका नाम है ग्रासेर बूम इस K1 का नाम है, ठीक है। K1 का नाम क्या है? ग्रासेर ब्रूम, इसको याद रखिएगा, ग्रासेर बूम। अब इसकी ये है कहाँ? PO के क्षेत्र में है, इसको भी ध्यान रखें। K1 K2 मोस्टली किताब आपको K2 मिलेगा, K1 नहीं मिलेगा। K2 मिलेगा, K1 नहीं मिलेगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आपने क्या देखा? ग्लेशियर, कुछ ग्लेशियर इंपॉर्टेंट देख लिए, और कौन कौन रेंज है? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। और लद्दाख का जो एरिया है ये यहाँ तक तिब्बत तक आ जाता है। इस तिब्बत में जो लद्दाख क्या कहा गया? कैलाश पर्वत। क्या कहा गया? कैलाश पर्वत। ये था आज हम लोग पढ़े ट्रांस हिमालय के बारे में, ठीक है दोस्त। यहाँ तक किसी कोई डाउट? यदि किसी प्रकार का डाउट हो तो मेरा नंबर यहाँ पर होगा ही, आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9871393963, ठीक है। तो याद रखना है ट्रांस हिमालय के बारे में, बस इतना ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो एक बात तो यहाँ पे कई बार पूछा था, काराकोरम का दूसरा नाम क्या? कृष्णागिरी है काराकोरम का, ठीक है ना। तो गॉडविन ट्रांस हिमालय को क्या कहा गया है? गॉडविन पर्वत भी कहा गया, ये भी याद रखना आपको। गॉडविन पर्वत को गोरीनंदा पर्वत भी कहा गया है। गॉडविन पर्वत को जो है गोरीनंदा पर्वत भी कहा गया है। गोरीनंदा पर्वत यहाँ पर लिख देता हूँ, गोरीनंदा पर्वत। यही सब क्वेश्चन पूछ लेता है जो आप लोग फंस जाते हैं, ठीक है। थोड़ा डीपली पढ़ना है, गहराई से पढ़ना है, क्वेश्चन आप एक भी ना छूटे, ठीक है दोस्तों। एक सेकेंड, ओके। चलिए लगत अभी 10 मिनट क्लास और होगी, ठीक है। कम से कम 15-20 मिनट का वीडियो जाना ही चाहिए। आइए हम बात करेंगे अब दोस्त हिमालय के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हिमालय की उत्पत्ति होती है, ठीक है। और हिमालय के बाद धीरे धीरे से उसके 3 रेंज निकलते हैं टाइम के अनुसार, ठीक है। सबसे पहले हिमालय की उत्पत्ति देखा जाए 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ है। 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व जो है हिमालय की उत्पत्ति हुई। फिर उसके बाद फर्स्ट हम देखते हैं महान हिमालय बना। महान हिमालय की लंबाई देखा जाए लगभग जो है 2500 किलोमीटर है। 2500 किलोमीटर है महान हिमालय की लंबाई, ठीक है। अब वहीं बात करेंगे महान हिमालय की लंबाई देखा जाए 2400 किलोमीटर है। अब महान हिमालय की उत्पत्ति कब हुई? 3.5 करोड़ वर्ष पूर्व, 3.5 करोड़ वर्ष पूर्व। अब ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई? यदि पूछा है जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति, याद रखिएगा 13 अरब वर्ष पूर्व, 13 अरब वर्ष पूर्व। वहीं सूर्य चांद सितारे की उत्पत्ति हुई है 6 अरब वर्ष पूर्व, ठीक है। पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई? पृथ्वी की उत्पत्ति हुई 4.5 अरब वर्ष पूर्व, ठीक है। अब मानव जीवन तो बहुत लेट से आया है, लेकिन उसके पहले छोटे छोटे जीव जो है होते थे। 3.5 अरब वर्ष पूर्व जो है छोटे छोटे जीव का उत्पत्ति हुई। तो याद रखिएगा महान हिमालय की उत्पत्ति कब हुई? 3.5 करोड़ वर्ष पूर्व, ठीक है। उसको बोलते हैं ओलिगोसिन युग। किस युग में हुआ? ओलिगोसिन युग, ठीक है जी। ओलिगोसिन युग को 3.5 करोड़ वर्ष पूर्व को बोला जाता है ओलिगोसिन युग। वहीं बात करेंगे मध्य हिमालय। मध्य हिमालय की उत्पत्ति 3 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ है। इसको बोलते हैं मायोसीन काल। क्या बोलते हैं? मायोसीन काल। वहीं शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति 75 करोड़ वर्ष पहले हुआ है, जिसको बोलेंगे प्लायोसीन काल। क्या बोलेंगे? प्लायोसीन काल। ये भी याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछता है शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति किस काल में हुई? तो प्लायोसीन काल में। मध्य हिमालय की उत्पत्ति कभी मायोसीन काल में, जो 3 करोड़ वर्ष पूर्व काल को बोलते हैं मायोसीन काल। 3.5 करोड़ वर्ष पूर्व को बोलते हैं ओलिगोसिन युग। ये भी जरूरी है दोस्त, इसको याद रखना। तो उम्मीद करता हूं आप ये जो फैक्ट है पॉइंट आपको याद हो गया होगा। अब हेडिंग डालिए आप लोग,
आप हेडिंग डालिए आप लोग महान हिमालय। महान हिमालय को विस्तार से पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद मध्य हिमालय पढ़ेंगे, फिर शिमालिक हिमालय पढ़ेंगे, उसके बाद आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आज जो यहाँ पे जितनी पॉइंट हमको लिखा हूँ, चलिए सबसे पहले लिखिए महान हिमालय। महान हिमालय जो है भारत के 10 राज्यों में इसका विस्तार है। भारत के 10 राज्यों में इसका विस्तार है। किसका? महान हिमालय का। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा भारत के कितने राज्यों में महान हिमालय के विस्तार है, तो 10 राज्यों में। और ये 5 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है। देखा जाए 5 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है। यदि देखा जाए हिमालय का, यह महान हिमालय जो है लगभग 8 देशों में इसका विस्तार है। कितने देशों में? 8 देशों में। तो कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे इसका नाम कुछ और रखा गया है, जैसे अफगानिस्तान। तो यदि क्वेश्चन पूछता है कि महान हिमालय को अफगानिस्तान में क्या कहा गया है? महान हिमालय को अफगानिस्तान में कहा गया है हिंदू कुश। महान हिमालय को अफगानिस्तान में क्या कहा गया है? हिंदू कुश कहा गया है। याद रहेगा। अब ये हिंदू कुश जो है, ठीक है, तो इसको तीसरा ध्रुव कहा जाता है। तीसरा ध्रुव, यदि क्वेश्चन पूछता है तीसरा ध्रुव किस पर्वत को जो है तीसरा ध्रुव कहा गया, तो हिंदू कुश। महान हिमालय के विस्तार कहाँ कहाँ गया? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार तक गया है। इधर भूटान, नेपाल, चाइना में तो है ही है। तो याद रखिएगा महान हिमालय का विस्तार अफगानिस्तान में भी है, और अफगानिस्तान में इसको क्या कहते हैं दोस्त? इसको कहते हैं हिंदू कुश कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदू कुश कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। अब हिंदू कुश को क्या कहा जाता है? तीसरा ध्रुव कहा जाता है। तीसरा ध्रुव क्यों कहा जाता है? जैसे आपको पता होगा उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, वहाँ बर्फ ही बर्फ होता है। ठीक है, आइस ही आइस होता है। कितना ठंड प्रदेश होता है। जब हिंदू कुश पर्वत पे जाएंगे बहुत ठंड होता है, इतना बर्फ पिघल रहा है। तो हाल ही फिलहाल में करेंट में आया था कि कुछ समय के बाद जो है 2, 4, 5, 10 साल के बाद है जो है हिंदू कुश क्षेत्र में जो भी लोग रहते हैं उसको पलायन करना पड़ेगा, यहाँ से हटना पड़ेगा। ठीक है, बहुत अधिक जलमग्न हो जाएंगे। इसको क्या कहा गया? तीसरा ध्रुव कहा गया है। अब उसके बाद नोट कीजिए आप, पाकिस्तान में महान हिमालय को कहा जाता है सुलेमान। क्या कहा जाता है? सुलेमान। याद रखिएगा, सुलेमान कहाँ कहा जाता है? पाकिस्तान में। अब हम बात करेंगे कहाँ? म्यांमार में। कहाँ बात करेंगे? म्यांमार में। ये म्यांमार एरिया है। ये एरिया जो है, एरिया क्या है? म्यांमार है। ठीक है, तो ये म्यांमार है। इसको म्यांमार में कहा जाता है आराकान योमा कहा जाता है। आराकान योमा। ठीक है, तो महान हिमालय को म्यांमार में क्या कहा जाता है? आराकान योमा। आराकान योमा जो है दोस्त, आराकान योमा जो है ये भारत और म्यांमार के बीच जो है प्राकृतिक सीमा बनाते हैं। आराकान योमा प्राकृतिक सीमा बनाते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। यहाँ तो समझ में आया? ठीक है, चलिए अब उसके बाद नोट कीजिए आप, महान हिमालय से बहुत सारी नदियाँ निकलते हैं, लेकिन याद रखिए प्रमुख नदियाँ भी आपको, जैसे कि गंगा, ये सब महान हिमालय से निकलते हैं। ब्रह्मपुत्र, सिंधु, ये सब जो है महान हिमालय में, भले आपको किताबें मिलेगा तिब्बत के पठार से निकलते हैं, लेकिन इसका पानी जो तिब्बत के पठार से होते हुए जो निकलती है। ठीक है, अब महान हिमालय से संबंधित कुछ फैक्ट और समझने का प्रयास कीजिए। महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम आपको याद होगा। महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है दोस्त, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट एवरेस्ट। इस बात को ध्यान दीजिएगा। माउंट एवरेस्ट जो है यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, और जिसकी हाइट कितनी है? 8848.84 मीटर। पहले इसकी हाइट इतनी थी 8848 मीटर इसकी हाइट थी। ठीक है, लेकिन इसका हाइट जो है यह बढ़ा दिया गया है, बढ़ा नहीं दिया गया, बढ़ गया है। ठीक है दोस्त, सॉरी, तो याद रखना इस बात को। अब हम बात करेंगे इस माउंट एवरेस्ट को जो है नेपाल में क्या कहा जाता है? तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में जो है सागर माथा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सागर माथा। लिखिएगा, नोट कर लीजिए, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? नेपाल में कहा जाता है सागर माथा। ये भी क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा है। ठीक है, अब यदि यहीं पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, विश्व में ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहली बार चढ़ा है? तो याद रखिएगा दोस्त, माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले कौन चढ़ा है ये बताइए आप। सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे 1953 में 1953 में चढ़ा है
याद रखिएगा, एडमंड हेनरी, एडमंड हेनरी, ठीक है। उसके बाद नारंग थप्पा, ठीक है। ये दोनों व्यक्ति 1953 में सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे चढ़े। क्लियर। उसके बाद विश्व की वह महिला कौन है जो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी है? विश्व की बात करेंगे, भारत की बात नहीं कर रहा हूं, विश्व की बात कर रहा हूं। लिखिएगा, जुको तबेई जो है विश्व की पहली महिला है जो 1975 में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी है, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी है। याद रखना इस बात को, जुको तबेई जो 1975 ईस्वी में चढ़ी है, कहाँ पे? माउंट एवरेस्ट पे। वह यदि भारत की बात करते हैं, भारत की यदि बात करें, बछेंद्री पाल जो 1984 में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी है। यदि क्वेश्चन पूछता है भारत की पहली महिला कौन है, भारत की पहली महिला कौन है जो कि कहाँ चढ़ी है? माउंट एवरेस्ट पे। बछेंद्री पाल, क्या बोलेंगे? बछेंद्री पाल जो 1984 में चढ़ी है, ठीक है। अब एक लास्ट बात करेंगे माउंट एवरेस्ट से। माउंट एवरेस्ट पे एक विकलांग महिला है जो उत्तर प्रदेश की रहने वाली, अरुणिमा सिन्हा, ठीक है। क्या नाम उसका? अरुणिमा सिन्हा, एक विकलांग महिला है जो 2013 में सबसे पहले, यह विश्व की पहली महिला है अरुणिमा सिन्हा जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी है 2013 में, ठीक है। और ये अरुणिमा सिन्हा का लक्ष्य है कि विश्व की जितनी ऊंची ऊंची चोटी है सब पे चढ़ना। ये लगभग 6 चोटी पे अब तक चढ़ चुकी है अरुणिमा सिन्हा। ओके, चलिए अब ये तो जो भी फैक्ट था मैंने आपको बता दिया है दोस्त, ठीक है। अब यही यदि हम बात करते हैं हिमालय को पार, अब हिमालय जो है महान हिमालय, तो महान हिमालय को पार करके जो भारत में एंट्री करती है वो 3 नदी, एक सिंधु नदी, दूसरा सतलुज नदी, तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी। तो यहाँ पे क्वेश्चन बना था हिमालय को पार करके या हिमालय पार, वो 3 नदी बताई जो हिमालय को पार करके भारत में एंट्री करती है, सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र। यहाँ तो समझ में आया। अब बात करेंगे महान हिमालय को जो है नदी के आधार पे भी डिवाइड किया गया है, नदी के आधार पर जो है उसको बांटा है, किसको? महान हिमालय को। जैसे हम बात करेंगे यहाँ से लेकर, ये है महान हिमालय, ठीक है। मैंने क्या कहा, किस आधार पर बांटा है? नदी के आधार पर बांटा है। नदी के आधार मान, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, एक चीज़ और बताऊँ तो आपको समझ में आ जाएगा। जो महान हिमालय का विस्तार है वो सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक विस्तार है। जैसे यहाँ देखिए, इस मैप में देखिए, यहाँ सिंधु नदी है, सिंधु नदी का विस्तार यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। सिंधु नदी यहाँ से लेकर और यहाँ तक ब्रह्मपुत्र नदी। तो महान हिमालय का विस्तार जो है ब्रह्मपुत्र नदी से लेकर सिंधु नदी के बीच में है। अब दूसरी बात देखा जाए, जम्मू कश्मीर में एक नागा पर्वत है जो जास्कर पर्वत की ऊंची चोटी, नागा पर्वत, यहाँ से लेकर नागा पर्वत से लेकर नमचा बरवा पर्वत तक इसका विस्तार है। यदि ये भी क्वेश्चन पूछता है कि क्या महान हिमालय की विस्तार कहाँ से कहाँ तक, किस पर्वत से कहाँ तक? नागा पर्वत से लेकर नमचा बरवा जो अरुणाचल प्रदेश में है, नागा पर्वत जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। जम्मू कश्मीर के नागा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश के नमचा बरवा तक महान हिमालय का विस्तार है। यहाँ पर समझ में आया? यहाँ तक कर लेंगे आप, ठीक है। एक सेकेंड दोस्त, चलिए तो देखिएगा, यहाँ मैंने क्या बताया आपको, नदी के आधार पे। तो यदि क्वेश्चन पूछता है नदी के आधार पर महान हिमालय का विभाजन, ठीक है दोस्त। तो यहाँ देखते हैं, सबसे पहले ये है सिंधु नदी। अभी मैंने बताया कि सिंधु नदी यहाँ है, ये मान चुके यहाँ से लेके यहाँ तक महान हिमालय, ठीक है। तो यहाँ सिंधु नदी है, और उसके नीचे एक और नदी और देखेंगे यहाँ पे, इसका नाम है सतलुज नदी, ठीक है। उसके बाद आई यहाँ पे एक नदी जो नेपाल से निकलती है, उसका नाम है काली नदी या सरदा नदी। अब ये आई यहाँ पे एक नदी और है जिसका नाम है तीस्ता नदी। कौन सी नदी? तीस्ता नदी। अब तीस्ता नदी के और आगे जाएंगे ब्रह्मपुत्र नदी, जिसको हम दिहांग नदी भी कहते हैं, दिहांग नदी, ठीक है। अब इसके बीच वाला जो भाग देख रहे हैं, सिंधु नदी से लेकर सतलुज नदी के बीच जो हिमालय है, इसका क्या नाम रखा गया है? इसको बोलते हैं पंजाब हिमालय। क्या बोलते हैं दोस्त? पंजाब हिमालय। फिर रिपीट करता हूं, क्वेश्चन यहां से बहुत बार पूछा गया है,
मैच करने दे देगा। सिंधु नदी और सतलुज नदी के जो बीच वाला भाग है हिमालय, उसको क्या नाम रखा गया है, तो बोलेंगे पंजाब हिमालय। इसकी लंबाई देखा जाए 560 किलोमीटर है, 560 किलोमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक। यदि वहीं बात करेंगे सतलुज और काली नदी का जो बीच वाला जो हिमालय है, ये वाला हिमालय, इसको बोलते हैं कुमायूं हिमालय। क्या बोलते हैं? कुमायूं हिमालय। ठीक है, इसकी लंबाई देखा जाए 320 किलोमीटर। अब बात करेंगे सतलुज नदी और काली नदी के बीच वाले क्या बोलते हैं? कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय वही काली नदी और तीस्ता नदी का बीच वाला जो हिमालय है, इसको बोलते हैं हम लोग नेपाल हिमालय। क्या बोलते हैं? नेपाल हिमालय। ये है 800 किलोमीटर, ये है 800 किलोमीटर। वही तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच वाला जो हिमालय है, इसको हम लोग बोलते हैं असम हिमालय। क्या बोलते हैं? असम हिमालय। इस बात को ध्यान देना है। ठीक है, ये था नदी के आधार पर महान हिमालय का विभाजन। उम्मीद करता हूं आप यहां तक समझ लिए होंगे। अब लास्ट में देखते हैं इसके कुछ अन्य चोटी हैं, जैसे कंचनजंगा 5086 मीटर है, उसके बाद लोहत्से। ठीक है, ये प्रमुख चोटियां हैं। इसके अलावा बहुत सारी चोटियां हैं, जैसे उत्तराखंड में ये नंदा देवी चोटी उत्तराखंड में है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, बंदरपूछ, ये सारी चोटियां कहाँ हैं दोस्त? ये है उत्तराखंड में। तो कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है कि नंदा देवी चोटी कहाँ है? तो उत्तराखंड में। बद्रीनाथ कहाँ है? केदारनाथ कहाँ है? ठीक, बंदरपूछ कहाँ है? त्रिशूल कहाँ है? ये सारी जो चोटी है महान हिमालय के, वो है उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। मकालू है, सकालू है, बहुत सारी चोटियाँ हैं नेपाल में। ये प्रमुख चोटियाँ हैं, इसको याद रखना है। लेकिन फिर भी आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में हाइट के अनुसार जो देखा जाए, ऊंचाई के अनुसार यदि आपको सजाने के लिए बोल दिया जाए, सबसे ऊंची चोटी का नाम किया है, तो याद रखिएगा सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। उसके दूसरे नंबर पाया जाएगा K2, जो विश्व की दूसरी ऊंची चोटी है। तीसरे नंबर पाया जाएगा कंचनजंगा। चौथे नंबर पाया जाएगा कौन सा? लोहत्से। ठीक है, ये चार जो है जिसकी हाइट आपको यहाँ पर लिख दिया हूँ। माउंट एवरेस्ट का जो हाइट है 8848.84 मीटर। K2 कितना है? 8611 मीटर। वहीं पे कंचनजंगा कितना है? 8586 मीटर और 8516 मीटर। ठीक है, ये है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में। आपको ये भी ध्यान में रखना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना है दोस्त। ठीक है, आपको बिल्कुल क्या करना है, 2 से 3 बार इस वीडियो को आप देख लीजिएगा, तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होना 100% है। तो अब बात करेंगे मध्य हिमालय के बारे में। अब मध्य हिमालय के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नोट कीजिए आप, मध्य हिमालय टॉपिक का नाम है मध्य हिमालय। ओके, सबसे हम बात करेंगे एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देना है। मध्य हिमालय की जो औसत ऊंचाई है, ये भी लिखना है, औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। मध्य हिमालय की महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 6100 मीटर है। ठीक है, और इसकी जो लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर है। याद रहेगा। अब यही महान हिमालय में एक और याद रखिएगा कि उसको बोलते हैं हिमरेखा। ठीक है, हिमरेखा जो है 3500 से लेकर 3500 मीटर से लेकर 4500 मीटर का जो हाइट होगा, उसको बोलते हिमरेखा। तो 3500 से 3500 मीटर के ऊपर जाएंगे तो आपको बर्फ मिलेगा। काफ़ी बर्फ जमा रहता है उन क्षेत्रों में, उसको बोलते हैं काल्पनिक रेखा है, इसको हिमरेखा। ये भी क्वेश्चन पूछा था, हिमरेखा कहाँ से कहाँ तक कहलाएगा? 3500 मीटर से लेकर 4500 मीटर का जो बीच वाला भाग होगा, उसको हिमरेखा कहा गया है। ये था महान हिमालय से बिल्कुल डिटेल मैंने आपको पढ़ाया है। महान हिमालय का जो विस्तार है 8 देशों में है। महान हिमालय भारत के 10 राज्यों में है। महान हिमालय को अफगानिस्तान में कहा जाता है हिंदुकुश, पाकिस्तान में सुलेमान और म्यांमार में अराकान योमा। ये भी चीज़ मैंने बताया। और उसके बाद मैंने बताया महान हिमालय की जो चोटियाँ हैं, नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, मकालू, सकालू, कंचनजंगा। ठीक, कंचनजंगा, उसके बाद लोहत्से, ये सब मैंने बताया आपको महान हिमालय संबंधित। ठीक है, अब नदी का आधार भी बताया, सिंधु नदी, सतलज नदी के बीच का जो महान हिमालय है उसको क्या कहा जाएगा? काली नदी।
काली नदी और तीस्ता नदी के जो हिमालय है उसको क्या कहा जाएगा, तीस्ता और दिहांग नदी के जो बीच का जो हिमालय है उसको क्या कहा जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ठीक है दोस्त, चलिए हम बात करेंगे अब मध्य हिमालय संबंधित। तो मध्य हिमालय की जो औसत ऊंचाई है, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मध्य हिमालय। क्या पढ़ा रहा हूँ? मध्य हिमालय। इसकी जो औसत ऊंचाई जो है, मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई 3500 से लेकर 4500 मीटर तक है। इसको नोट कर लीजिए। औसत ऊंचाई मध्य हिमालय की जो औसत ऊंचाई है 3500 से लेकर 4500 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। क्लियर। अब हम बात करेंगे मध्य हिमालय को जो है, मध्य हिमालय को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम दिया गया है। मध्य हिमालय को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम दिया गया है। उसके पहले हम लोग देख लेते हैं मध्य हिमालय में कौन कौन जो है तीर्थ स्थल है, घूमने लायक स्थान है, जो इंपॉर्टेंट प्लेस है। ठीक, वहाँ मज़ा आएगा आपको जब घूमने के लिए जाएंगे, जैसे कि दार्जिलिंग हो गया, नैनीताल हो गया, मैसूरी हो गया, रानीखेत, डलहौजी, अल्मोड़ा, शिमला, धर्मशाला, ये सब